हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 जून 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो क्विज जो डेली होता है उसको अटेम्प्ट कर सको आप टेलीग्राम पे, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके जब भी करंट अफेयर जो है वो अपलोड हो जाता है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। विच इंस्टीट्यूट इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी among the top 200 यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2023। इसको सिंपल कर देते हैं क्वेश्चन को, कि एक रैंकिंग जारी की गई है जिसको हम कहते हैं क्वैकेरली सीमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की। उसमें टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में पूरे साउथ एशिया की सबसे राइजिंग यूनिवर्सिटी, सबसे फास्टेस्ट राइजिंग यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? और दोस्तों वो इंडिया की इंस्टीट्यूशन है और उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका के अंदर स्थित है। तो इस रिपोर्ट के तहत, जो कि क्वैकेरली सीमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के नाम से जानी जाती है, इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है वो फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। अगर आप टॉप 200 इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज को ध्यान से देखोगे तो आप यहां भी देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका का ग्लोबल रैंक जो है वो 155 नंबर है।
पिछले साल की रैंकिंग में 186 था। इसका मतलब जो इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पे दिख रही है, 31 स्थान, मतलब 31 स्थानों की छलांग लगा के ये आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका का जो रैंक है वो 155 है और उसने 31 प्लेसेस जो हैं वो गेन किया है अगर आप 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे। लेकिन टॉप इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड में इस रैंकिंग के अंदर कौन है, वो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जिसको हम कह देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 100/100 स्कोर है दोस्तों इसका। और दूसरी रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और तीसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके पहले नंबर पे आपने ज़रूर याद रखना है। और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 13 ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी इसके अंदर रैंक की गई हैं, जिसमें रिसर्च लेवल पे अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो शो की है। क्योंकि अगर आप रिसर्च लेवल पे एक इंडिकेटर देखोगे, उसको कहते हैं सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के अंदर भी ग्लोबल लेवल पे टॉप इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं सिटेशन पर फैकल्टी, आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड का टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसके 100/100 स्कोर हैं दोस्तों इस इंडिकेटर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन रिसर्च सेक्टर के अंदर सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में। और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तीसरे साल लगातार। लेकिन दोस्तों आपने खास तौर से याद रखना है कि टोटल इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो 41 हैं जो इसके अंदर रैंक किए गए हैं, जिसमें से 12 ने अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव किया है, 12 जो हैं वो स्टेबल हैं, 10 जो हैं उनका स्कोर जो है वो कम हुआ है और 7 जो हैं वो इसमें नई एंट्रीज हैं। तो टोटल एंट्रीज इंडिया की 41 एंट्रीज हैं। लेकिन दोस्तों ये रैंकिंग बहुत बड़ी रैंकिंग है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होती है ये बहुत बड़ी है। ये लंदन बेस्ड एक फर्म है जो हायर एजुकेशन को एनालाइज करती है। ये 19th एडिशन था इस बार का जो इन्होंने रिलीज़ किया है और ये टोटल 900 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रैंक करते हैं। टोटल 8 की इंडिकेटर्स को देख के इस रैंकिंग को आंका जाता है और टोटल इसमें 1418 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आंके गए हैं, जो 100 अलग अलग जगह पे जो है वो स्थित हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी लोकेशंस को ये रैंकिंग जो है वो कवर करती है और उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप आया है। एक तो राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर और एक रिसर्च फैसिलिटी के अंदर भी अगर देखोगे ये टॉप पे है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन आप और भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन देख सकते हो। IIT बॉम्बे का जो रैंक है वो 172 है, IIT दिल्ली का जो है वो 174 है, IIT मद्रास का 250 और IIT कानपुर का 264। तो अगर आप देखोगे टॉप 300 में 4 IITs भी आपको मिल जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एजुकेशन में इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये फाइनलाइज कर ली है डील कि वो कौन सी कंट्री से चीता जो हैं वो लेके आएंगे और इंडिया में कौन सी जगह पे उसको छोड़ेंगे, मतलब कौन से एरिया में या कौन से नेशनल पार्क में उसको छोड़ेंगे। तो ये दोस्तों 2 कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ है। एक तो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, एक नामीबिया के साथ हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आपको नामीबिया तो मिल नहीं रहा, तो साउथ अफ्रीका आपको दिख रहा है। और कौन से नेशनल पार्क या कौन से एरिया में इसको छोड़ा जाएगा, कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। और कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप देख सकते हो इंडिया ने ये डील फाइनलाइज कर ली है। चीता जो कि आप कह सकते हो एक एक्सटिंक्ट एनिमल जो है इंडिया के तौर पे जो है वो गिना गया है और उसको दोबारा से इंडिया में लेके आ रहे हैं और ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेके आएंगे और 2022 के एंड में इसको इंडिया में छोड़ दिया जाएगा। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिलहाल 10 साल के लिए साइन किया गया है, लेकिन इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 साल के लिए होगा। और इसमें 12 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे पहली बार में, 8 चीता जो है वो नामीबिया से और आगे जाके और भी जो है वो चीता जो है वो इंडिया में छोड़े जाएंगे। और इसमें ये पहली बार हो रहा है कि किसी और कंट्री से कोई और एनिमल लेके जो है वो हम कोई डील साइन कर रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है। और दोनों गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम खास करके चीतास की कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे, उनका इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव करेंगे, उनका कम्युनिटी लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव करेंगे और जो टेक्नोलॉजी है या साइंस है वो आपस में दोनों या तीनों कंट्रीज जो हैं वो शेयर करेंगी। और ये प्रोजेक्ट जो चीतास को ट्रांसलोकेट करना है अफ्रीका से लेके इंडिया तक, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये वन टाइम प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंट करेगा। तो आपने याद रखना है ये कंट्री है साउथ अफ्रीका और दूसरी कंट्री है नामीबिया, जहाँ से कुछ चीता जो है वो कुनो एरिया मध्य प्रदेश में छोड़े जाएंगे 2022 के एंड तक।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर इंडिया यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का, जिसमें कुछ आर्टिस्ट इंडिया, यूनाइटेड किंगडम या वेल्स आप कह सकते हो, नदर्न आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और आपस में कुछ क्रिएटिव वर्क जो है वो शेयर करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 1400 आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग फील्ड से होंगे। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर जो है वो म्यूजिक मैस्ट्रो AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करते हैं। और इसको लॉन्च जो किया है वो ब्रिटेन के डेप्टी हाई कमिश्नर टू इंडिया जैन थॉमसन, उन्होंने लॉन्च किया है। और साथ में डायरेक्टर इंडिया ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल बारबरा विकहम, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और इसके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की जाएंगी, लाइक थिएटर, डांस, विजुअल आर्ट्स परफॉर्म किया जाएगा। इसमें लिटरेचर से संबंधी बात की जाएगी, म्यूज़िक होगा, इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, डिज़ाइन, फैशन, टेक्नोलॉजिकल आर्ट और नए मीडिया आर्ट के बारे में प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं पहले बता चुका हूँ 1400 आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया से, यूनाइटेड किंगडम से मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड से अपने अपने आर्ट को जो है वो प्रेजेंट करेंगे और बहुत से लोगों के सामने इसको रखेंगे। और सीजन ऑफ कल्चर वैसे भी जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, जिसमें वो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की आपस में रिलेशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं, खास करके आर्ट्स को लेके और एजुकेशन को लेके। और दोनों कंट्रीज़ के नेशंस को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक दूसरे का काम जो है वो देख सकें, जो अलग अलग तरह से क्रिएटिव होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फील्ड्स में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग फील्ड में समर्थ हैं और एक दूसरे के काम को जो है वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं हमारे पास अल्लाह राखा रहमान जी, AR रहमान जी। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आमिर खान का आप नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फार्म इजी का, और मेरे ख्याल से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत बार देखते भी होंगे। अमिताभ बच्चन जो कि सुपरस्टार हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अपग्रेड का, जो कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। विद्या बालन एक वर्सटाइल एक्ट्रेस, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स प्लेटफॉर्म है और इसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब है घर पे ही बैठ के आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो, उसमें क्लासेस लगा सकते हो, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है पॉलीवर्सिटी। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो एक दोस्तों कंपनी है जिसका नाम है IDS, याद रखोगे, इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम। ये USA बेस्ड एक कंपनी है जिसने 2 प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर लॉन्च किए हैं। एक तो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी, और दूसरा है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेटावर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी। ये एक तरह की वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है। इसमें 100 से ज़्यादा एकेडमिक पार्टनर्स हैं जो कि वर्चुअल कैंपस बनाएंगे। वर्चुअल कैंपस का मतलब है कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी या वीडियो रियलिटी के थ्रू या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप जो है वो एक दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये चश्मा जो है वो इस आदमी के लगा हुआ है आंखों पे, तो इसका यूज़ करके आप वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएगा और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में खड़े हो, लेकिन आप अपने घर पे बैठे होगे। तो इवन इसमें AICT या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कैंपस भी जो है वो वर्चुअल बनाया गया है, ताकि एजुकेशन जो है वो असेसिबल हो, हर बंदा जो है वो उसको एजुकेशन को ले सके और सही तरीके से जो है वो एजुकेशन सही लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है इस मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे लिया गया है, और इसमें आप कह सकते हो वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके आप यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसमें कहा भी गया है कि पॉलीवर्सिटी जैसी 260 नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो बढ़ाएंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में इनरोल होंगे और नई स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो हम लेके आएंगे। और दूसरा प्लेटफॉर्म इसी के साथ लॉन्च किया गया भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क जो कि इसी कंपनी इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मेन मकसद यही है कि ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे आप कोई भी बच्चों का कोई क्रेडेंशियल्स हो या कोई आपके क्रेडेंशियल्स हैं,
कोई स्किल बैजेस हैं, स्टूडेंट ट्रांसफ़र कोई डाटा है, ऑडिट ट्रायल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड। और ये भी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है इसको बनाया गया है। और इवन इस कंपनी ने, IDS ने ऑलरेडी 100 से ज़्यादा अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको बनाने के लिए टाई अप किया है। तो इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम कंपनी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसने 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया है। ये दोस्तों मिशिगन में स्थित है, मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और ये ऑलरेडी जो फॉर्चूनेट 500 कंपनीज हैं उनको अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इस कंपनी की शुरुआत 1996 में की गई थी। लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन के, उन्होंने किया है। और ये राज्यसभा के मेंबर हैं करंटली, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी सिटी लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया है जिस कानून का नाम है राइट टू रिपेयर, और ये किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जनरली होता क्या था कि अगर आपका कोई कंप्यूटर है या सेलफोन है, तो आपने अगर उसका कोई पार्ट लेना है तो जेन्युइन पार्ट आपको उसी कंपनी के शोरूम में मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे होता था। लेकिन अब न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर ने यह कानून पास कर दिया है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो इंडिपेंडेंट दुकानदार हैं, जो रिपेयर करते हैं, उनको भी आप पार्ट्स ये मुहैया करवाओगे, ताकि जो जिसने ये पार्ट, जिसने खरीदा है, कोई सेलफोन खरीदा है, जिसने कोई कंप्यूटर खरीदा है, वो इस इंडिपेंडेंट दुकानदार के पास जाके भी अपने सेलफोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर वो पार्ट को बदला सके। और इससे क्या होगा, जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिपेयर के कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन, डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट जो है वो पास किया गया है। इसके दौरान जो मैन्युफैक्चरर्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे वो सेलफोन्स के चाहे कंप्यूटर्स के हैं, वो अपनी पूरी रिपेयर इंफॉर्मेशन या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट रिपेयर्स को करवाएंगे। इससे क्या होगा, मोनोपोली भी खत्म होगी, मतलब सारी चीज़ें एक ही दुकानदार के पास थी या एक ही शोरूम के पास थी, जिसके कारण जो प्राइसेस ज़्यादा होते थे और कहीं पे आपको मिलते नहीं थे। और रिपेयर सर्विसेज जो है वो सस्ती हो जाएंगी, और जो प्राइसेस हैं पार्ट्स के वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो है वो लिया गया है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों अभी मोटर व्हीकल्स को नहीं लिया गया, उसके पार्ट्स को नहीं लिया गया है, होम अप्लायंसेस को नहीं लिया गया, मेडिकल डिवाइसेस इसके अंदर नहीं आती, अभी इसमें जो है वो पुलिस रेडियोस नहीं आते, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं आती, सिर्फ इसमें अभी सेलफोन्स और कंप्यूटर्स के पार्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो याद रखना है, ये न्यूयॉर्क की स्टेट लेजिस्लेचर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये लॉ जो है वो पास किया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन इन विच ईयर। तो देखो यार, 2 मिशन हैं, एक तो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान, एक है फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन, समुद्र के नीचे का मिशन है। दोनों मिशन कौन से ईयर में लॉन्च किए जाएंगे? ये जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनके पास है और एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया 2 मिशन जो है वो इकट्ठे चलाएगा। एक तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान है और एक फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन है। दोनों के दोनों 2023 के सेकंड हाफ में लॉन्च किए जाएंगे। तो इंडिया जो है वो बिल्कुल तैयार है, ट्रायल फेसेस चल रहे हैं दोनों मिशंस के, और जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं 2023 के एंड तक जो है वे दोनों मिशंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाने जा रही है, जो कि समुद्र या समुद्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनेगी जिसमें 40 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा और ओशन इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी 2030 तक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान भी है और इसमें ह्यूमन ओशन मिशन भी है। तो ह्यूमन ओशन मिशन के जो सी ट्रायल्स हैं 500 मीटर शैलो वाटर के नीचे जाने के मैंड जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं अभी 2023 तक जो है वो ये ट्रायल्स पूरे के पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। और इस ट्रायल के तहत जो मत्स्य 6000 है, जो कि आप कह सकते हो एक व्हीकल है, डीप वाटर मैंड सबमर्सिबल व्हीकल है, जिसके थ्रू जो है वो ये ट्रायल्स किए जाएंगे और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 तक ये ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इस मत्स्य 6000 का ही यूज किया जाएगा डीप ओशन में जाने के लिए। और 500 मीटर के जो शैलो वाटर वर्जन ट्रायल्स हैं ये 2023 के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों बात आप अगर देखोगे डीप ओशन मिशन की, लेकिन यहाँ पे गगनयान मिशन की भी बात हो रही है। इसके भी अभी जो व्हीकल टेस्ट है वो चल रहे हैं। एक तो टेस्ट व्हीकल फ्लाइट जो कि क्रू एस्केप सिस्टम
सिस्टम परफॉर्मेंस को लेके है, उसका भी टेस्ट होना है। सबसे पहली बार एक अनक्रूड मिशन गगनयान जो है वो लॉन्च किया जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में। उसके सक्सेसफुल होने के बाद फिर दूसरा अनक्रूड मिशन जिसमें जो है कोई आदमी को नहीं भेजा जाएगा, एक रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम क्या होगा, व्योम मित्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रोबोट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया है और इसकी भी टेस्टिंग जो है वो रोबोट को भेज के 2022 में कर ली जाएगी। फिर इसमें जो है वो कुछ साइंटिस्ट या आप कह सकते हो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के तहत जो है वो 2023 में भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही दोनों क्रूशियल मिशन है इंडिया के लिए, खास करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे इंडिया की साख जो है वो इससे बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये डीप ओशन मिशन, तो ओशन में जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको और जान सकते हैं। खास करके जो मिनरल्स नीचे पड़े हुए हैं ओशन के, जो थर्मल एनर्जी पड़ी हुई है, तो उसको हम जो है वो जान सकते हैं और इंडिया को और डेवलप बना सकते हैं। तो दोनों ही मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में दोनों को लॉन्च कर दिया जाएगा, सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जाएगा। और डीप ओशन मिशन जो है वो प्रूव कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2021 में ही जून में ये इंप्रूव हो गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसकी नोडल एजेंसी है और इसके लिए 4000 करोड़ के आसपास जो बजट है वो भी पास कर दिया कि अगले 5 साल में इसके ऊपर 4000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नितिन गडकरी जी ने एक टारगेट सेट किया है कि हर रोज हम इतने किलोमीटर का हाईवे बनाया करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 60 किलोमीटर प्रतिदिन का जो टारगेट लेके चलेंगे और हर रोज इतने किलोमीटर का हाईवे बनाएंगे। क्योंकि कोविड के कारण जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ रोड बनाने में और लॉजिस्टिक के कारण भी आप कह सकते हो, क्योंकि सामान नहीं पहुंच पाया कोविड के कारण, तो कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो हुई और ऑलमोस्ट 28.64 किलोमीटर 28 या 29 किलोमीटर या 28.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से 2021-22 में नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट जो हैं वो किए गए हैं। और 2 एजेंसीज हैं इसके लिए, एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक NHIDCL है। याद रख सकते हो NHIDCL, इसका मतलब है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोनों ही मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वे को इंडिया के अंदर बनाती हैं। और नहाई ने दोस्तों एक रिकॉर्ड भी बना दिया है कि 75 किलोमीटर का एक लॉन्ग हाईवे 105 घंटे में ही बना दिया। ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये जो नेशनल हाईवे के ऊपर ये 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर का ये स्ट्रेच तैयार किया गया है, ये दोस्तों बिटुमिनस का तैयार किया गया है और ये सिंगल लेन है। नेशनल हाईवे 53 के ऊपर बनाई गई है जो कि अमरावती से अकोला की तरफ जाता है। और इन्होंने 105 घंटे 33 मिनट लेके इस रोड को कंप्लीट कर दिया जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन साथ ही साथ आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है कि ये 1988 में बनाई गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसकी चेयरमैन करंटली हैं मिसेस अलका उपाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अलका उपाध्याय जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा आप यहाँ पे देख सकते हो, अनुराग सिंह ठाकुर जी का देख सकते हो। उन्होंने 2 बुक्स को दोस्तों लॉन्च किया है, एक तो लोकतंत्र के सवार, इसका 4था वॉल्यूम, और एक रिपब्लिकन एथिक, इसका भी 4था वॉल्यूम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके अंडर आती है और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है। अनुराग सिंह ठाकुर जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है और साथ में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने 2 बुक्स लॉन्च किए जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बताती हैं और यहाँ पे आप उसका कवर पेज देख सकते हो। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बैठे हुए हैं, द रिपब्लिकन एथिक इस बुक का नाम है। तो ये बुक जो है वो रामनाथ कोविंद जी की स्पीचेज हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसका एक कंपाइलेशन है। इसमें 38 सिलेक्टेड स्पीचेस ली गई हैं जो कि अलग 8-8 कैटेगरीज को लेके हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप कहोगे ये बुक जो है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो व्यू है उसके बारे में बताती हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे पब्लिक सर्विस है, गवर्नेंस है, एथिक्स है, एजुकेशन है, यूथ को लेके क्या है, ग्लोबल इशू से लेके उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में है। 4था वॉल्यूम है क्योंकि 4था साल जो है वो उनका कंप्लीट हो चुका था, तो 4थे साल में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में भी ये बुक जो है वो बताती है। और इसका ई वर्जन भी बुक का जो है वो लॉन्च किया गया है और इसकी पहली कॉपी जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को ही भेंट की है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आरबीआई की सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी की जो हाइलाइट्स हैं वो आप जान लो क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने दूसरी बाई मंथली रिपोर्ट दी है फाइनेंशियल ईयर 23 की। तो उसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि इंडिया का जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी ग्रोथ है,
वो 7.2% उन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। पहले इन्होंने 7.8% कहा था, तो आप कह सकते हो थोड़ा सा कम जो है वो ग्रोथ रेट इन्होंने आंका है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। इन्होंने क्वार्टर वाइज भी आंका है कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 23 में 16.2% ग्रोथ रहेगी, क्वार्टर 2 में जो है वो 6.2% रहेगी, क्वार्टर 3 में 4.1% और क्वार्टर 4 में जो है वो 4% रहेगी। और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिया है। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5% बढ़ा दिया है और 4.90% कर दिया है। ये सबसे बड़ा चेंज है अगर पिछले 10 सालों में देखोगे रेपो रेट के अंदर। तो रेपो रेट चेंज हो गया तो रिवर्स रेपो भी चेंज हो गया, 3.35% हो गया। एसडीएफ चेंज हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.65 के आसपास आ गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों बराबर हैं, तो आप देख सकते हो 5.15% है। लेकिन सीआरआर 4.50% और एसएलआर जो है वो 18%, ये उसी पे जो है वो लागू किए गए हैं, ये सेम ही रखे गए हैं। लेकिन आपने इन पॉलिसी रेट्स को याद रखना है, ये 100% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि अब क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो यूपीआई के माध्यम से आसान हो सके। और रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ पहला किया जाएगा, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए गए हैं। और साथ ही इससे क्या होगा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर पेमेंट करना जो है वो कस्टमर्स के लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ आरबीआई ने जो है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो दिए जाते हैं या रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जो दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाउसिंग सेक्टर में जो है वो लोन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप कह सकते हो नया जो क्रेडिट है वो लोगों के पास पहुंचेगा। इसमें जो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 30 लाख की बजाय अब 60 लाख लोन दे सकते हैं। जो टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो 70 लाख की बजाय अब 140 लाख रुपए लोन में दे सकते हैं। और इसी के साथ आरबीआई ने ई मैंडेट्स जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की लिमिट है वो भी 15,000 कर दिया, पहले कितनी थी 5,000 थी। इसका मतलब है कि कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगी हुई थी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर, तो ये 5,000 की बजाय 15,000 होगी। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप समझ सकते हो कि जो 15,000 की ऑटो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए अब ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इन पेमेंट्स को डायरेक्टली ही लगा सकते हो, आपको ओटीपी अप्रूव करने की जरूरत नहीं 15,000 तक की पेमेंट्स के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार बैंकिंग स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है NHIDCL एंड कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि नॉलेज शेयर करके हाईवे इंजीनियरिंग को हम बेहतर कर सकें। तो NHIDCL हम पहले भी बात कर चुके हैं, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनका एक MOU है जो कि IIT रुड़की के साथ इन्होंने साइन किया है, ताकि IIT रुड़की अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करे और हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर जो है और बेहतर किया जा सके। तो मेन मकसद यही है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करें, जैसे कि नॉलेज शेयर करें, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, ताकि हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकें, खास करके हाईवेज़ के लिए। और इसका मेन मकसद ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोजेक्ट इंप्रूव किया गया, जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा, उसके लिए भी जो है ये लाइक IIT रुड़की अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन एक स्टैटिक है, सिर्फ स्लाइड से ही आप इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है AR रहमान को पॉइंट किया गया एम्बेसडर इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म का। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट है OECD की एक इकोनॉमिक आउटलुक जून 2022 की रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो GDP फोरकास्ट है वो 6.9% होगा फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। पहले इन्होंने कहा था 8.1% होगा, तो 120 बेसिस पॉइंट मतलब 1.2% इन्होंने कम कर दिया है। तो आप कह सकते हो इसमें अलग अलग रीजंस उन्होंने बताए हैं। उसमें वॉर भी है यूक्रेन और रशिया की, उसमें पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस या क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इंडिया का GDP ग्रोथ जो है वो कम कर दिया है। और OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, पेरिस में। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 38।
नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने पैक्ट को रीन्यू कर लिया है ताकि ग्लोबल हेल्थ के लिए इनोवेशन हो सके। तो दोनों ने ऑलरेडी एक पैक्ट साइन किया हुआ था 5 साल के लिए, फिर उन्होंने 5 साल के लिए उसको दोबारा से रीन्यू कर लिया था 2022 तक। अब दोबारा से ये रीन्यू हुआ है, मतलब तीसरी बार ये रीन्यू किया गया है ताकि हेल्थ को लेके नई इनोवेशंस की जा सके, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशनल इनइक्वालिटी हो उसको दूर करना हो, चाहे ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हो उसको इंप्रूव करना हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो फंडिंग जो है वो बढ़ा दी है अंडर डीआरडीओ टीडीएफ। टीडीएफ का मतलब दोस्तों यहाँ पे है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसमें पहले 10 करोड़ रुपया रखा जाता था, 50 करोड़ रुपया रखा जाएगा ताकि एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को ये पैसा दिया जा सके और वो डिफेंस से रिलेटेड कोई कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स, सिस्टम टेक्नोलॉजीज ताकि एमएसएमईज और स्टार्टअप्स इनको बना सके और इंडिया में हम इंडियन मेड डिफेंस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। इससे इंडिया डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, हम ऑलरेडी पहला क्वेश्चन यहीं कवर करके हटे हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे 2022 9 जून को मनाया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता प्राप्त करना, तो वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि इकोनॉमी में मान्यता अगर किसी चीज़ को मिल जाती है तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए, खास करके एजुकेशन के सेक्टर में, ताकि हम बेस्ट टू बेस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, बेस्ट टू बेस्ट स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट कर सकें। और इस बार 15th एनिवर्सरी जो है वो वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे की मनाई जा रही है और इसका मतलब है अक्रेडिटेशन, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 9 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था कि विटले अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो विटले अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है। ये विटले फंड फॉर नेचर की तरफ से दिया जाता है। उन पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है जो कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर आते हैं। और विटले गोल्ड अवार्ड को दोस्तों ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन मकसद यही है कि वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, खास करके एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जा सके और जो अपने कम्युनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए, खास करके जो उनकी कम्युनिटी है उनको ऊपर उठाने के लिए काम करती हैं, उनके लिए ये अवार्ड जो है वो रखा गया है। और 1994 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी एडवर्ड विटले के द्वारा और इस बार ये अवार्ड दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और दोस्तों याद रखना है ये बहुत ही फेमस स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। इनको ये अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है किसको पहला लता मंगेशकर अवार्ड 2022 मिला। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का दोस्तों वेट करूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और साथ ही साथ दोस्तों अपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लेना है, चाहे वो कोई फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्विज भी कर सकते हो और हर तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।